देखो मैकेनिज्म ऑफ मनी। अब हमने पहले देखा कि मनी क्या होती है, मनी का फंक्शन क्या होता है मुद्रा का। अब हम देखते हैं मुद्रा की यांत्रिकी क्या करता, क्या है मुद्रा, ये मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं इकोनॉमी में। देखो मैकेनिज्म ऑफ मनी, मैकेनिज्म ऑफ मनी। देखो मुद्रा की यांत्रिकी, पैसा आता कहां से, कौन लेकर आ रहा है पैसा, कैसे उस पर कंट्रोल होता है, हमने अभी पढ़ा। देखो हु इश्यू मनी, हु इश्यू करेंसी, मुद्रा को कौन निर्गत करता है। लिखो पहला, मुद्रा को कौन निर्गत करता है, हु इश्यू करेंसी। लिखो इन इंडिया, भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे हर देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है, वो मनी को जो है वो इशू करता है। फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य, मुद्रा के संदर्भ में आरबीआई के कार्य। फंक्शन ऑफ आरबीआई इन टर्म्स ऑफ मनी, नंबर 1 इशू करेंसी, ये मुद्रा को निर्गत करता है, ये मुद्रा को निर्गत करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अधीन, सरकार के अधीन होकर। मतलब सरकार कहती है कि हमें इतनी, हमें आवश्यकता है, तो ये कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके आधार पर ये मनी को प्रिंट करता है, मनी को निकालता है उस वैल्यू के आधार पर, जैसा सरकार कहती है, सरकार के कहने के आधार पर। दूसरा, इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं। तो जो बैंक होते हैं, मान लो एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये अपना डिपॉजिट्स कहां रखते होंगे, किससे रखते होंगे, ये किससे लोन लेते होंगे, इनको भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो आरबीआई होता है, ये एग्जाम में आया हुआ था ऑप्शन, इसको हम लोग बैंकर्स बैंक कहते हैं, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई सरकार का भी बैंकर है और आरबीआई बैंकों का भी बैंकर है। देखो इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। अगला, इट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट्स बैंक, इसे सरकार का बैंक कहते हैं। सरकार जो भी अपनी सिक्योरिटीज खरीदती बेचती है, लोन लेना होता है, वो किसके थ्रू लेती है, आरबीआई के थ्रू लेती है। अभी आपने देखा हाल ही में कोविड के समय में सरकार ने आरबीआई से लगभग 76,000 करोड़ रुपए लिए, फंड के रखे हुए थे, तो वहां से उसने लिए और उसको निकाल के खर्च किया। याद है आप लोगों को? अभी 6-7 महीने हो रहे हैं इसमें टोटल। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, शाख निर्माण के नियंत्रक के रूप में, शाख निर्माण के नियंत्रण के रूप में, शाख निर्माण के नियंत्रक के रूप में, मतलब कितना बैंक कर्ज देंगे, जो बैंक दरें होंगी, सस्ती होंगी, महंगी होंगी। आपने देखा होगा अभी आज के समय में शशिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी का समीक्षा करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अखबारों में आता है, दैट इज अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई है। तो बैंक, आपने देखा होगा ब्याज सस्ते किए जाएंगे, ब्याज महंगे किए जाएंगे, तो लोन सस्ता होगा, महंगा होगा, इस पर लगातार आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा। तो ये सारी पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है आरबीआई के पास। नेक्स्ट वन, आरबीआई के फंक्शन में लिखो, अब ये क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहां से आए, बहुत बार क्वेश्चन आए। चलिए पूरा ध्यान इसी समय होना चाहिए। ये आपको भी पता है कि हर एग्जाम का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, हाउ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। देखो आरबीआई किस प्रकार शाख नियंत्रण करता है, आरबीआई किस प्रकार शाख नियंत्रण करता है। अब देखो बड़ा विचित्र सा है, तुम्हें एक बड़ा मजेदार चीज बताने जा रहा हूं। देखो लिख लिया हेडिंग, आरबीआई किस प्रकार शाख निर्माण करता है। अब बड़ी मजेदार बात तुम्हें बता रहा हूं, मैंने कहा था ना इकोनॉमी सिर्फ इसी के अंदर है। अब देखो इसको मजेदार, ये जो मनी सप्लाई है ये मॉनेटरी पॉलिसी के पास है, यानी कि आरबीआई के पास है। अब जब देश में आपने देखा होगा तेल की कीमतें बढ़ी तो लोगों ने प्रधानमंत्री के पुतले जलाए, लोगों ने जो है हाय हाय की, विपक्षी पार्टियों ने किसको गाली दी, बैंक को गाली दी या सरकार को गाली दी। जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े तो गाली किसको खानी पड़ी, आलोचना किसकी हुई, और बोला गया कि नहीं अब की जो है ये सरकार जो है वो महंगाई, या जब भी महंगाई बढ़ती है किसको गाली खानी पड़ती है, आरबीआई को गाली खानी पड़ती है या सरकार को? आप मुझे बताओ। जब जब महंगाई बढ़ती है किसको बहुत दिक्कत आती है, किसको आलोचना का सामना करना पड़ता है? कोई भी गवर्नमेंट हो, हमेशा तुमने देखा होगा महंगाई के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। यही इकोनॉमी का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। देखो महंगाई होती है मोस्टली कई बार मनी सप्लाई, मनी सप्लाई लिख लो, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूं, मैथमेटिक फॉर्मूला बताओ, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। ले खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति महंगाई के समानुपाती होती है, फॉर्मूला लिख लो।
एक बढ़िया फार्मूला, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, पहले लिख लो, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण, ठीक है, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण। अगर बैंक ज्यादा लोन दे रहे हैं तो लोग पैसा लोन लेके जा रहे हैं, जाके खर्च कर रहे हैं, तो इसको हम लोग साख निर्माण कहते हैं, साख निर्माण। तो मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रेडिट क्रिएशन, यानी अगर मुद्रा की आपूर्ति, एमएस मतलब मुद्रा की आपूर्ति, मतलब लोगों का जो है वो कितना पैसे छापे जा रहे हैं, कितना लोन दिया जा रहा है, तो मनी सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। क्रेडिट क्रिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, खत्म हो गया, इसी में ही सारी इकोनॉमिक्स खत्म, इन्फ्लेशन महंगाई। और जब ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है, लॉट ऑफ, महंगाई का डेफिनेशन क्या होता है, लॉट ऑफ मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जब ढेर सारा पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा करता है उसको महंगाई कहते हैं। यानी वस्तुएं कम हैं, पैसा ज्यादा हो गया है, तो फिर क्या होता है, वहां पर उसके लिए बोली लगनी शुरू हो जाती है और वो चीज महंगी हो जाती है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा, मनी सप्लाई कम होगा। अब मनी सप्लाई पे कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। क्रेडिट क्रिएशन कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, सीबीज, यानी हमारे जो ये बैंक है हमारे, पंजाब नेशनल बैंक, हमारा जो है एसबीआई बैंक, जो आपको लोन देते हैं, आप आरबीआई से लोन नहीं लेते हो, आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो। तो मनी सप्लाई करने का काम, कितनी मुद्रा छपेगी, बैंक रेट ज्यादा होंगे, बैंक रेट कम होंगे, फलाना ढिकाना जो भी है, वो कौन करता है, वो हमारा आरबीआई करता है। तो मनी सप्लाई डिफाइन करता है आरबीआई, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं बैंक, बैंक लोन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और इससे आ जाती महंगाई। अब मजेदार बात देखो, ठीक है, ये दोनों है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा एमपी का, और ये दोनों है फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा एफपी का, ये सरकार के पास है, और ये किसके पास है, ये हमारे आरबीआई के पास और बैंकों के पास है, मौद्रिक नीति, और वो राजस्व नीतियां हैं, फिजिकल पॉलिसी, समझे। अब करता कोई और है और भरता कोई और है, तुम्हें समझ में आ गया, बहुत जटिलता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत सी परतें छुपी हुई हैं। अभी इसको तो बहुत इनलार्ज में बताऊंगा तो और मजा आएगा तुम्हें, तो जब किसी और क्लास में, इसमें तो खैर एनसीईआरटी में बहुत छोटे से पॉइंट दिए हुए हैं, इतना बता दिया, ये भी इसमें नहीं है, ठीक है, तो उसमें तो केवल थोड़ी थोड़ी डिफिनीशन देके वो आगे बढ़ गए हैं, तो समझो चाहे ना समझो तुम्हारा अपना काम हो, उन्होंने तुम्हें भगवान भरोसे छोड़ रखा है। चलो खैर हम अपना काम करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है आरबीआई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है। तो देखो, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। हिंदी में बोलते हैं मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो साख निर्माण बढ़ेगा, भाई बैंकों के पास पैसा होगा ना लोन देने के लिए, तो साख निर्माण बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, खत्म, ठीक है। अब आ जाओ पीछे, ये साख निर्माण का सारा काम मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन का काम कर रहे हैं, ये महंगाई बढ़ती है, मतलब जब मार्केट में पैसा आ जाता है सरकार को झेलना पड़ता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, सरकार की हाई हाई होती है, इसलिए इन दोनों को क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मर्ज होकर काम करना पड़ता है, एक साथ काम करना पड़ता है, एक दूसरे की समझ के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब यही जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है यही आपको काम करने जा रहा है। लिखो कैसे क्रेडिट कंट्रोल यानी शाख निर्माण, जो क्रेडिट क्रिएशन हम लोग अभी मैंने सीसी बोला है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती कि महंगाई जो है वो बढ़े, और महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो फिर सीधे जनता उनको, क्योंकि 5 साल में उनको चुनाव झेलना होता है हर सरकार को, तो वो फिर चुनाव के ऊपर बड़ा एक निगेटिव इंपैक्ट आता है और गवर्नमेंट की ऐसी तैसी हो जाती है। गवर्नमेंट मेक द आरबीआई, नहीं साहब, गवर्नमेंट आरबीआई मेक नहीं करती है, आरबीआई एक ऑटोनॉमस संस्था है, स्वायत्त संस्था है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। नेक्स्ट वन, बैंक रेट। लिखो पहला होता है, एक हथियार होता है बैंक रेट का, तो आरबीआई के पास पहला होता है, लिखो बैंक दर। देखो दैट इज अ रेट चार्ज बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। यह वह दर होती है, यह वह दर होती है, ध्यान से पढ़ना, भी क्वेश्चन दूंगा, अब नहीं हुआ तो फिर बताऊंगा कायदे से। यह वह दर होती है, इतना बढ़िया तरीका बता दूंगा ना, सिर्फ 4 से 5 लाइन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर पहले ध्यान से सुनो। यह वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। यह वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। अगला रेपो रेट। देखो रेपो दर, इसको रेपो को हिंदी में रेपो ही कहते हैं, रेपो, इसको रीपर्चेज ऑप्शन बोला जाता है, कंप्लीट इसका नाम होता है रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। तो हिंदी में भी इसको रेपो ही एग्जाम में पूछा जाता है, रेपो किसे कहते हैं। लिखो रेपो दर, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स,
देखो, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। अगला, रिवर्स रेपो रेट लिखो, रिवर्स रेपो रेट, द रेट आरबीआई पेड्स इज कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर एक्सेस फंड इन द आरबीआई। तो जब बैंकों के पास सरप्लस पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा रख देते हैं और इसके बदले आरबीआई को भुगतान देना पड़ता है, बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। लिखो, वह दर जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, वह दर जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त धन देने के लिए, अतिरिक्त धन देने के लिए ब्याज का भुगतान करता है। यानी आरबीआई बैंकों को एक्स्ट्रा पैसा देता है, आरबीआई ब्याज का भुगतान करता है। इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एसएलआर एग्जाम में मल्टीपल बार आ चुका है। एसएलआर इसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिखो, सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। अब इसको समझो, जैसे आप बैंक में, अभी हमें समझ में आया, बैंक में दो तरह का डिपॉजिट होता है, एक को हम लोग टाइम डिपॉजिट और एक को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, टाइम डिपॉजिट का मतलब आप किसी भी समय गए और आपने पैसा मांगा तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि मैंने पैसा आपके पास रख दिया, ठीक है, वो चाहे वो मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मैंने जो है वो एफडी में डाल दिया, एसआईपी में डाल दिया, मैंने डिमांड मतलब जो है वो टाइम डिपॉजिट में डाल दिया। यानी कभी समय होने पर, जब पकेगा, पकने पर मैं उसको लूंगा। लेकिन टाइम डिपॉजिट होता है जो डिमांड डिपॉजिट, वो हर समय हमें अभी। अब क्या होता है कि बैंकों का काम होता है आपके पैसे को ज्यादा से ज्यादा लोन में बांट देना, क्रेडिट क्रिएशन कर देना और उससे लाभ कमाना। बैंक उससे लाभ कमाते हैं, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने बैंकों पे भरोसा करके पैसा दिया कि भाई ये मेरे पास एक्सेस पैसा, आपके घर में मान लीजिए आपके माता पिता का पैसा था, उन्होंने उठा के बैंक में डाल दिया कि भाई जब जरूरत होगी हम ले लेंगे। तो उनके पास बैंक, आपने देखा एटीएम होता है, तो मान लीजिए आपके घर में कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, आप गए और आपने एटीएम खुर्चा और एटीएम से जो आपने जब निकाला तो आपका वहां पे पैसा तुरंत निकल आया। लेकिन अंदाजा लगाइए कि बैंक ने लालच में आपका सारा पैसा लोन में बांट दिया। अब आप गए और आपने कहा नहीं, किताब खरीदनी है, फीस भरनी है, अस्पताल में जाना है, आपने जैसे डाला उस पर लिख के आए 2-4 दिन बाद ट्राई करिए। ठीक है, ऐसा अगर लिख कर आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ठीक है, तो तुरंत लिख के आए अब भैया आज पैसा तो नहीं, हमने किसी को दे दिया है, 2-4 दिन में हम इंतजाम करके दे देंगे। अब स्क्रीन पे ऐसा लिख के आ जाए तो सोचिए कैसी स्थिति होगी। तो आप ऐसी थे, तो उसको बोलते हैं बैंकों का दिवालियापन, यानी बैंकरप्ट हो गया बैंक। अगर वो आपके मांगे जाने पर तुरंत भुगतान नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बैंक दिवालिया हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दिस इज जो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स। देखो, यह वह न्यूनतम प्रतिशत जमा है, यह वह न्यूनतम प्रतिशत जमा है। बैंकों को हर समय इतनी लिक्विडिटी अपने पास रखनी पड़ती है कि अगर मांगा जाए तो उसका वो भुगतान करें। यह बैंकों के पास न्यूनतम प्रतिशत जमा है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को हर समय अपने साथ रखना होता है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को हर समय अपने साथ रखना होता है। नीड टू मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक्स। कैसे, हाउ? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लिखो, इसे बैंकों को कैश, नगद, स्वर्ण, इसे बैंकों को नगद, स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लो एक वाणिज्यिक बैंक के पास 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए हैं। अब वाणिज्यिक बैंक ने कहा कि भाई अब एसएलआर आपका हो गया, आरबीआई ने कहा कि आपको 40% आपको एसएलआर रखना पड़ेगा। यानी 100 रुपए में 40 रुपए हर समय आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, मतलब तुरंत आप भुगतान कर सकें। और अब आप जो लोन दे पाएंगे मार्केट में वो केवल 60% दे पाएंगे। आप 100 के 100 रुपीज अगर बैंक के पास है तो बैंक 100 के 100 रुपीज पे लोन नहीं दे सकता। पता चला आप जो है वो पैसा मांगने गए, वो दांत निकाल रहा है, बोला भैया 3-4 दिन बाद आना ना।
उसने कहा कि 40% आपको हर समय रखना पड़ेगा, आप केवल 60% पे अपना लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। इसने कहा मान लो 30% कर दिया कल को, तो इसका मतलब अब 70 रुपए वो आप लोन दे सकते हैं, 100 रुपए का 30% आपको हर समय लिक्विड रख के रखना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो इसको हम लोग बोलते हैं SLR। नेक्स्ट आ जाओ, अगला है CRR, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन में है, कैश रिजर्व रेशियो। लिखो नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। इट्स अ पोर्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट। यह किसी वाणिज्यिक बैंक के कुल, यह किसी वाणिज्यिक बैंक के कुल जमा का एक भाग होता है, कुल जमा का एक भाग होता है। अब CRR में जो होता है, जैसे SLR में एक है कि SLR में आपको लिक्विड रेशियो में रखना पड़ेगा। आप गोल्ड भी रख सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप रख सकते हैं, कैश भी रख सकते हैं। CRR में आपको मोस्टली कैश ही रखना पड़ता है अपने पास। और कई बार CRR मेंटेन करने के लिए बैंक एक दूसरे से क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं कि भैया तुम हमें यार, हमारे पास इतने करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तुरंत भेजो अभी। तो वहां पर क्या होता है, ये आपको जो टोटल डिपॉजिट है उसका हर समय हाईली लिक्विड यानी कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, रिजर्व। यानी अगर मेरे पास 100 रुपए है तो अभी मैंने बताया ना 40 रुपए, तो 40 रुपए में आप थोड़ा कैश भी रख सकते हैं, थोड़ा गोल्ड भी रख सकते हैं, थोड़ा सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं, उनकी वैल्यू 40% के बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हर हालत में आपको कैश ही रखना होता है, राइट। इट्स अ पोर्शन ऑफ कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट। यह वाणिज्यिक बैंक के कुल जमा का एक भाग होता है, दैट नीड टू बी मेंटेन एट द सेंट्रल बैंक। और इसे अब अच्छा वो कैश रखेगा कहां, हर समय इतना पैसा कमर्शियल बैंक को RBI के पास डालना पड़ेगा, RBI में जमा करके रखना पड़ेगा कि कल को हमें जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। RBI इसके बदले क्या देता है, इनको ब्याज देता है, लेकिन मैंडेटरी होता है आपको इतना पैसा RBI में रखना पड़ेगा, कल को जनता का पैसा डूबना नहीं चाहिए। अभी आपने यस बैंक के केस में देखा था, तो यस बैंक में आपने देखा जब राणा कपूर उसके जो हेड थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो यस बैंक में बड़े घोटालों का पता चला, आप लोग अवेयर हैं। और अभी आपने देखा निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर कोई बैंक डूब जाता तो मिनिमम 5 लाख रुपए आपको दिया ही जाएगा, मतलब उसमें आपको 5 लाख रुपए तक वापस किया जाता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम अगर आपका डूब गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या हुआ, तो आपने देखा कि उसमें हमने कहा कि ये पैसा आप किसके पास रखेंगे, ये पैसा RBI के पास रख देंगे, RBI आपकी जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। लिखो CRR को RBI के सम्मुख जमा करके रखना पड़ता है, CRR को RBI के सम्मुख जमा करके रखना पड़ता है, सम्मुख जमा करके रखना पड़ता है। अब जैसे होता क्या है, अब जैसे गजाला ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, बैंक रेट और रेपो रेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। जो बैंक रेट होता है, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म होता है, दिस इज द लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि के लिए, ठीक है। कई बार बुक्स में ये आपको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दोनों की डिफिनेशन सेम है, RBI जो है लेंड कर रहा है, RBI लेंड कर रहा है, दोनों जो है कमर्शियल बैंक को कर्जा दे रहा है। ये लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ काल के लिए होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश, ये दीर्घ काल के लिए होता है, एग्जाम में ये अंतर आया हुआ है। और जो रेपो होता है ये सेम, RBI जो है, ये मान लो RBI है, RBI जो है कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, तो उससे जो आपको जिस दर पे देता है उस पे जो है वो पता चलता है। रेपो में क्या होता है, इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म यानी ये अल्प अवधि का होता है, बहुत कम समय के लिए। मान लो अभी कोई बैंक है, उसके पास पैसा नहीं, अचानक से उसकी जो है मांग बढ़ने लगी, अभी अचानक से खबर फैली, अभी जैसे आप तालिबान के केस में देखिए अफगानिस्तान में, तो क्या वो लोग बैंकों के सामने चले गए, वहां गोलियां चल रही, फिर भी बैंकों के सामने खड़े होकर पैसा, कल तालिबान ने कह दिया हर हफ्ते में इससे ज्यादा पैसा नहीं निकालोगे। ऐसे भारत में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो लोग जब विमुद्रीकरण हुआ था, तो लोग भाग रहे थे बैंक पैसा निकालने के लिए। आपने देखा कि सरकार ने कह दिया इससे ऊपर तुम पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो नतीजा क्या हो रहा था, नतीजा हो रहा था कि इससे बहुत ज्यादा जो है वो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म, अब मान लो इसके अचानक से इसकी मांग बढ़ गई कि भैया बैंक से पैसा निकालना है, कम पड़ गया, तो इसके क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन ले लेता है। सो क्या होता है, बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म एंड रेपो इज अ शॉर्ट टर्म लोन। डन है। बैंक रेट BR अगर ज्यादा हो, इफ मोर, अगर कम हो, इफ लेस, व्हाट हैपेंड टू क्रेडिट क्रिएशन, इन्फ्लेशन। जल्दी बताओ, होमवर्क है तुम्हारे लिए। अगर बैंक दर ज्यादा हो जाए, मान लो RBI ने रेट बढ़ा दिए, RBI ने रेट कम कर दिया, दोनों कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन इन्फ्लेशन पे फर्क बताओ। SLR ज्यादा, कम, व्हाट डिपेंड्स टू द CC एंड इन्फ्लेशन,
महंगाई, क्रेडिट क्रिएशन और महंगाई पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। अगला CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ज्यादा कम, सीसी पे और इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तीनों के केस में मुझे आंसर करके बताओगे आप।